अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में खुश आमदीद। मैं हूँ रमला बेग और मेरे साथ मौजूद हैं असद निज़ामी, आर्ट जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट, एंड ऑफ कोर्स हमारे जूनियर तज्ज़ियाकार अली आफ्ताब सईद। हम पहली खबर की तरफ चलते हैं। CJP काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक डिसीजन पास किया है फाइनली ऑन वेदर डिस्क्वालिफिकेशन एक पार्लियामेंटेरियन की होनी चाहिए फॉर अ लाइफ टाइम और फॉर 5 years। देयर वाज अ बिट ऑफ कन्फ्यूजन बिकॉज एक्ट कुछ कहता था और समीउल्लाह बलोच केस कुछ कहता था। असद प्लीज़ हम इतना इनलाइटन करें। अभी उन्होंने इस पे डिसीजन नहीं दी। अभी उन्होंने आज जब अपने क्लोजिंग रिमार्क्स थे उनके अंदर उन्होंने ये कहा कि हम अभी शॉर्ट ऑर्डर जो है वो देंगे, वो भी आज या कल में नहीं, कुछ दिनों में वो आ जाएगा। सो जैसे आपने जिक्र किया, ज़ाहिर समीउल्लाह बलोच केस भी था जिस पे लाइफ टाइम बैन था और पार्टी ओहदा ना होल्ड करने वाली मसला था, लेकिन ज़्यादा इसके अंदर 62(1)(f) के अंदर जो इशू था ऑब्वियसली वो पर्कुलेट क्यों कर रहे हैं इतना ज़्यादा, उसकी वजह ये है कि नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब, अब नाअहली की जो मुद्दत है उसको ये आया ताहे आता है, आया 5 साल है, उसको देखना पड़ेगा। उसके अलावा जब इलेक्शन एक्ट की अमेंडमेंट आई थी तो उसके अंदर ऑब्वियसली उस वक्त की जो मौजूदा पार्टी थी उन्होंने अपना किया था, उसके बाद जो पार्टी है उन्होंने अपनी अपनी चीज़ें की थी। लेकिन इस चीज़ के ऊपर मतलब केस तो अभी चल रहा है, चूँकि आज AGP ने भी अपने रिमार्क्स दिए, जहांगीर तरीन साहब के वकील मौजूद थे, PTI के वकील भी एंड में आके उन्होंने अपने बयान दिए। लेकिन मसला सारा यहाँ इस चीज़ पर आ रहा है कि वो कह रहे हैं जी कि किसी को सादिक और अमीन जो है आप अगर डिटर्मन कैसे करें, नंबर 1। दूसरा, उसकी ताहियात नाअहली कैसी हो सकती है, फिर तो दीगर और जो सज़ाएँ हैं उनके ऊपर भी फिर आप कह सकते हैं कि रिफॉर्म या तौबा की, जो लफ्ज़ तौबा कल के सेशन में इस्तेमाल किया, कि उसकी इसका मतलब है गुंजाइश नहीं है और ये तो नहीं हो सकता। और साथ साथ उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जब ये कानून बना था, जब ये 62-63 वाली सारी चीज़ आई थी, तब एक डिक्टेटरशिप का माहौल था और उसके अंदर उन्होंने इस चीज़ को डाला गया। और अब जाहिर है कि आप तब तो जो चीज़ डाल देते हैं उसमें अगली पार्टीज जो उससे फ्यूचर में अग्रीव होंगी उनको मौके पे एक्सेप्ट करना पड़ा, उसको कानूनी लैंग्वेज में जो कहते हैं फेट अकॉम्पली। तो अब यानी कि तो ये कहने वाली बात है, जब भी कोई ना कोई ऑब्वियसली जो भी लीडरशिप में होता है उसके दौरान जो भी एक्ट और लॉ पास होएगा तो हम वो क्वेश्चन करेंगे कि जी उस जमाने में ये हुआ था, दैट्स द रीजन व्हाई दिस वाज पास्ड। तो इसका तो जब मार्शल लॉ होता है ना तो उस तरह से किसी भी उस पर डिबेट नहीं होती। हाँ, तो वो डिबेट के बगैर पास हुई, वो ये कहते हैं। अगेन इट्स स्टिल लॉ एंड इफ यू लुक एट इट, तो अब उसको चेंज कर अब लेकिन मुझे जो उनकी प्रोसीडिंग से मुझे लग रहा था कि दे आर हेडिंग टुवर्ड्स द यही वाला कि 5 साल ही होना चाहिए। अब ये तो हमें नहीं पता, ये तो जाहिर है वो जो फैसला करेंगे जजेस रात सारे मिलजुल के उसी के ऊपर आएगा सारा कुछ। लेकिन बात देखें असल में मतलब टाइमली ना ये डिसीजन नहीं, ये होना चाहिए, पहले हो जाना चाहिए था उसके अंदर। तो उन्होंने सारा को बड़ी अब देखें एक दफ़ा एक चीज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। असल में तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मसला सारा यहाँ आ जाके आता है कि अब जितने भी आपके इलेक्शन के अंदर इलेक्शन होने हैं ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, आपकी जो नाअहली की मुद्दत है वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, यानी कि अब जितने आपके पार्लियामानी प्रोसीजरल काम हैं वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। PTI जो है वो अपने बल्ले के मसले के ऊपर भी कहाँ गई है, सुप्रीम कोर्ट में गई है। तो यानी कि इस वक्त आपका एक और भी एक कनंड्रम सा पैदा हो गया है कि आपके जितने सियासी मसाइल हैं उनका हल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मंतक तक पहुँच के वहाँ से निकल रहा है, आया किसी पार्लियामानी तरीके से निकला जाए। और जाहिर है इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि इलेक्शन जो है वो होने चाहिए, इलेक्शन ना होए तो इस किस्म के मसाइल बढ़ते रहेंगे। अब आज ही आप देख लें कि सेनेट के अंदर भी ये रेजोल्यूशन जो है ये पास की गई है, हालांकि वो 100 में से सिर्फ 14 बंदा वहाँ पे मौजूद था कि जी इलेक्शन जो है उनको मज़ीद आगे कर दिया जाए। और उसकी वजह क्या है जी कि चले सिक्योरिटी रीजंस, ऑब्वियसली सिक्योरिटी रीजंस को आज नहीं आए, पहले भी हैं, हमें इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी कहा, बल्कि फजल रहमान साहब और अहमद वली के बारे में भी उन्होंने कहा कि आपके ऊपर थ्रेट है, वो नंबर 1। दूसरा उन्होंने जो वजह दी वो ठंड, कि ठंड जो है वो चूँकि बहुत ज़्यादा है, वो वोटर टर्नआउट कम होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें पता थी। ये जो आप बात कर रहे हैं 14 सेनेटर्स वर इन अटेंडेंस, सेनेट की इस हियरिंग के अंदर 100 में से 14 थे तो रेजोल्यूशन पास हो गई थी और पास हो गई है। व्हाट्स द आगे की डेट क्या है? दिलावर खान साहब ने पास की, तो रेजोल्यूशन पास हुई है ना। यही मसला है कि अभी क्योंकि कोरम पूरा था या नहीं था, कितने लोग हों तो वो कोरम बनता है, ये मंडे को पता लग जाएगा। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, अब मैं भी ये पढ़ रहा था अखबार में, तो जस्टिस अतहर मिनल्ला और फ़ाइज़ ईसा ने जो पॉइंट्स दिए वो बड़े अच्छे थे, मुझे तो कम से कम अच्छे लगे। उसमें यही था कि जी मतलब रिहेबिलिटेशन की तरफ हम कैसे जा सकते हैं। मतलब ये तो जो इससे ज़ेरे अताब है ना लीडर्स, वो तो ये कहते हैं हमने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं, ठीक है, हम पे आपने गलत हमें डिस्क्वालीफाई किया हुआ है। लेकिन बात यह है कि अगर किसी ने गलत काम किया भी हो तो क्या वो फिर सारी ज़िंदगी
किसी पॉलिटिकल उसमें हिस्सा नहीं ले सकता सरगर्मी में। ये एक बड़ी जो है ना मतलब अगेन सोचने वाली बात है कि वो उन्होंने कहा कि तौबा, मतलब तौबा रिहेबिलिटेशन, मतलब आप कहो जी कि 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, मतलब ये कि ये बंदा कभी ठीक हो ही नहीं सकता। इस किस्म का फैसला देना किसी के भी बारे में, ठीक होना और ठीक होना इन ऑर्डर टू क्वालिफाई to hold a place in the parliament, those are very two different questions. हाँ, लेकिन वही उसी पे तो डिबेट चल रही है ना। सो ये डिबेट बड़ी हेल्दी डिबेट है। ये अगेन जिस तरह आप कह रही थी कि ये तो आज से बहुत साल पहले होनी चाहिए थी, हम बड़े अनलकी हैं कि वो आज हो रही है, लेकिन अगर हो रही है तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह उन्होंने एक और बड़ा अच्छा सवाल, अगेन आइदर इट वाज मिनल्ला और फाइज ईसा, तो उन्होंने कहा कि जी ये जो इस वक्त जिस तरह से लग रहा है, जिस तरह सियासत ने कहा कि हर चीज़ का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है, तो हम क्या ये मान लें कि 5 बंदे जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं उनका शऊर पूरी पार्लियामेंट से ज़्यादा है। फिर उसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ की, उन्होंने कहा कि ये जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है ये अदलिया में तो किसी के लिए नहीं है, ये पार्लियामेंटेरियन के लिए ही क्यों है। सो बहुत ही मज़ेदार और अच्छी डिबेट। और एंड में तो उन्होंने ये भी कहा कि इस सारी डिबेट से ये साबित हो रहा है कि 62 का जो अंडरस्टैंडिंग है वो पार्लियामेंट की हमसे ज़्यादा है। ये आज के दिन में उन्होंने कही बात। अच्छा चलें, ये तो रही ना इसकी बात, ये तो आने वाले दिनों में हमें पता चल ही जाएगा कि किस तरफ बात जा रही है। आया 5 साल है, आया ताहयात है। लेकिन अब चलें बात कर लें अगर इलेक्शंस के ऊपर, तो जो जिसको हम आप और मैं कहते हैं सियासी हवा एक चल पड़ती है कि जी ये पार्टी आ रही है, ये पार्टी इधर से आ रही है, इधर से हो रहा है। इस वक्त मैं कह रहा हूँ हवा घूम रही है। इस वक्त कोई क्लियर एंड कट आपको नज़र नहीं आ रहा कि किस तरफ बात जा रही है। इसकी जो सबूत है वो 1-2 हैं। एक तो ये कि आप देखें अब पूरा महीना रह गया, आपने 8 तारीख को अगर इलेक्शन है, 4 तारीख के बाद कोई आप वो नहीं कर सकते, कोई भी रैली नहीं कर सकते, किसी किस्म की भी इलेक्शन कैंपेनिंग नहीं कर सकते 4 दिन पहले। सो टाइम कम हुआ जा रहा है। लेकिन हमें ये नहीं पता अभी भी कि कोई सियासी पार्टी जो है वो जलसों का सिलसिला जारी कर रहे हैं, कोई रैलिंग हो रही है, कोई डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, नहीं पता। आपको क्या लगता है ये होंगे टाइम पे, उसी डेट पे इलेक्शन? वेल सेनेट तो नहीं चाह रही करने को, लेकिन जाहिर है अभी तक तो हमें जो हमारे पास ज़राए हैं वो तो यही कह रहे हैं कि 8 को इलेक्शन होने ही होने हैं और होने भी चाहिए, वरना तो और मसले मसाइल पैदा होंगे। और उसके साथ साथ आप देख लें कि जो एक इलेक्शन के दौर में एक माहौल होता था पूरे मुल्क के अंदर कि स्ट्रीमर्स लगे हुए हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं, हलकों के अंदर एक्टिविटी हो रही है, वो सारी नहीं है। सो इससे तो 2 बातें वाज़ेह होती हैं, या तो इस वक्त के इलेक्शंस जो हैं वो जैसे आपने शायद तासुर दिया है कि शायद नहीं हो रहे, और दूसरी तरफ ये है कि वो कह रहे हैं जी कि एक तरफ बात जाती हुई नज़र आ रही है, एक पार्टी की तरफ बात, तो करने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, मैं ना पिछले और इसको दोनों को मिला के जवाब दूंगा। एक पहले जिस तरह आपने जिस तरफ इशारा किया ना कि ठीक है जी डिबेट ये जो हो रही है ये टाइमिंग अगर आप देखें तो शायद किसी एक शख्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हो रही है। अच्छा, ये बात 100% ठीक हो सकती है, होगी, लेकिन ये डिबेट हो रही है, यही बड़ी बात है। और आज जो ज़ेरे अताब है ना, आज जो इससे फ़ायदा नहीं उठा रहा, लेटर ऑन अगर वो सियासत में रहेंगे तो इस डिबेट का उनको भी फ़ायदा होगा। अगेन जिस तरह हमने पहले कहा कि ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आपकी इलेक्शन वाली बात है ना, वो जाहिर है ये यहाँ पे जो तबका है जो कि बेसिकली पावरफुल जो हल्का है वो तो शायद नहीं चाहता कि इलेक्शन हो, लेकिन मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ इलेक्शन होंगे टाइमली। और उसकी सिर्फ एक वजह है, उसकी वजह ये है कि आपने फरवरी में इलेक्शंस हैं, इलेक्शन के अगले दिन तो हुकूमत नहीं बनती, फिर बैठते हैं, जोड़ तोड़ होता है, सीटें पूरी होती हैं, फिर उसके बाद हल्फ लेना होता है, मतलब फिर उसके बाद मिनिस्ट्रियां मिलती हैं। आपने जून से पहले IMF के पास जाना है। अगेन IMF वांट्स टू गिव यू मनी, उसकी वजह यह है कि एक 24 करोड़ की आबादी बैंकरप्सी की तरफ जा रही है, जो कि एटॉमिक पावर भी है, मतलब पूरी दुनिया ये अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन एक तरफ वो आपको इस पैसे देना चाहते हैं, दूसरी तरफ उन पे ये प्रेशर है कि पूरी दुनिया कहेगी कि यार आप एक ऐसे मुल्क को पैसे दे रहे हो जहां पे जमहूरियत नहीं है। सो अगेन हमें ये भी लग रहा है, आज एक और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि जी हमें नहीं लग रहा कि बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, लेकिन अगेन इस वक्त IMF ये कह रहे हैं कि यार बस करा लें किसी तरह, मतलब नहीं। और अली आप ये भी तो देखें कि एक तो तरफ बात है कि हमें कर्जा मजीद चाहिए, लेकिन जो कर्जा लिया है वो वापस भी करना है, उसकी भी डेटें आ रही हैं कि ये जो भी हुकूमत हलफ लेगी
उसके बाद उनको इस चीज़ का मसला पड़ जाएगा कि जो कर्ज़ों की जो किस्तें हैं वो भी अदा करनी है। अब चले रिजर्व हमारा 7 बिलियन पड़ा हुआ है, उसमें से काफ़ी बिलियन जो है वो तो किस्तें देनी है। उसके बाद अगर आपने और पैसे ना लिए पीछे उसके ऊपर से तो फिर आपके वही इम्पोर्ट बिल इशूज़ आना शुरू हो जाएंगे। सारे कंसर्न्स आप लोग रेज कर रहे हैं, आउट ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज व्हिच पार्टी डू यू एक्चुअली थिंक सिट्स डाउन एंड थिंक्स अबाउट दीस इश्यूज? देखिए जिसके पास मैंडेट होगा। देखिए बात बड़ी सीधी सी है कि ये जो हमारे रिजर्व्स है ना, ये रिजर्व्स तो उधार हैं जो कि हमें खर्चने की भी इजाजत नहीं है, इसमें से मेजर चंक तो ऐसा है। अच्छा अगेन मजीद कर्जा आएगा तो किस्तें जाएंगी, ठीक है, मजीद रोल ओवर चाहिए। ये सारा कुछ कब होगा? जब फसाद ही क्यों ना हो लेकिन एक जमहूरियत का हो। आपके जो पिछला सवाल है उसके जवाब में कौन सी पार्टी करेगी, तो देखें ये लॉन्गेस्ट सर्विंग केयर टेकर गवर्नमेंट है इस टाइम की, हमारी हिस्ट्री की कहा जाता है। सो अब जब भी कोई शख्स आए, कोई पार्टी आएगी, वो अपनी कैबिनेट बनाएगी, उसके अंदर फाइनेंस की मिनिस्ट्रियाँ बनेंगी, उसके अंदर सेक्रेटरीज वेक्रेटरीज तो वही रहते हैं, लेकिन जो मिनिस्टर फाइनेंस होंगे वो बैठ के सारी चीज़ देखेंगे और सोचेंगे। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, मेरे ख्याल में एक और वजह वो रैली नहीं कर रही, उनको पता है कि वो जो भी ओहदा लेंगे वो एक कोई बड़े ज़बरदस्त माहौल में नहीं आ रहे। ये वो वाला नहीं है कि 13 के इलेक्शन से 13 की गवर्नमेंट ने 18 वाली ने पकड़ी उसको और उसके वहाँ से आगे बात चले, या 18 के बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, तो वो तुमने देख ही लिया कि मिड टर्म आप किसी से लें अगर तो क्या होता है, PDM का क्या हाल हुआ था शुरू में। तो ये भी जो भी गवर्नमेंट आएगी पहले चंद महीने में उनको लग पता जाएगा, क्योंकि कुछ और वो ठीक करेंगे या गलत करेंगे ये एक अलग इशू है। कर वही सकते हैं, मैंडेट उनके पास है। हमारे जो काकड़ साहब हैं वो सिर्फ लव एडवाइस दे सकते हैं जो कि वो दे रहे हैं, इसके अलावा उनके पास किसी चीज का मैंडेट ही नहीं है। चलें, कुछ तो एडवाइस आ रही है। यहाँ पे हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू बोलो जनाब। हम अभी यही डिस्कशन कर रहे थे कि एक बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ आई है। CEO साहब हैं पाकिस्तान रेलवेज़ के, आमिर बलोच, उन्होंने भी इनॉग्रेशन किया वो प्रीमियम डाइनिंग हॉल, एंड आई बिलीव व्हिच एक्सप्रेस वाज इट दैट्स गोना बी द फर्स्ट वन टू हैव इट? बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस ट्रेन है, उसमें ये 45 लोगों की डाइनिंग कार जो बनाई गई है और 40 मुख्तलिफ मेन्यू आइटम्स हैं जिसमें आपका बारबेक्यू भी है, बाकी बर्गर्स, पिज्ज़ा। लेकिन सबसे बेस्ट खुश है। नहीं एक और चीज़ प्लीज क्लोज अप लिया जाए। अभी आप मजीद खुश होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है जी क्योंकि रोटी जो है वो किचन जहाँ भी जिस भी गाड़ी से होते आते वह डाइनिंग रूम तक पहुंचेगा, उसमें टाइम लगेगा, तंदूर डाइनिंग के अंदर ही है। वाह क्या कहने। देखिए इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि अगर ट्रेन टाइम पे आती जाती हो ना तो इससे बेहतर सफ़र दुनिया में और कोई है ही नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि ये तो खाने शाने का तो सारा कुछ हो ही गया। ये जब नई भी थी तो भी आपको पता है बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते थे ट्रेन से सफ़र करना, क्योंकि उसमें आप बीच में सिगरेट पी सकते। तीसरी चीज़ ये कि ट्रेन के साथ हमारा एक रोमांस है, और वो मैं फाटक के करीब रहता हूँ और दिन में तो रश और शोर बड़ा होता है, लेकिन रात को 11 बजे के करीब अगर आप टेरेस पे हो तो उसकी एक आवाज़ आती है और आपकी गर्लफ्रेंड ना भी हो तो आपको लगता है कि है और मैं उसको मिस कर रहा हूँ। हाँ, बड़ी नॉस्टैल्जिक सी उसकी आवाज़ होती है। हाँ। और फिर इसमें मैंने एक और, हम थोड़े दिन पहले एक गाना बना रहे थे, उसमें ना वो एक एयरफोर्स टाइप उसका सिनेरियो था, फिल्म का गाना था। तो अब हम बड़ी न्यू एज साउंड बनाने की कोशिश कर रहे थे और वो जो है ना उसके साथ जा नहीं थी रही, और डायरेक्टर बार बार जो हमें रेफरेंसेस दे रहा था ना वो थे पुराने। तो हमने कहा ये तो पुराना है, तो उसने कहा हाँ लेकिन एयरफोर्स तो ऐसी होती है। फिर हमने रियलाइज़ की एक बात कि एयरफोर्स हमारे लिए एक बड़ी आज भी जदीद चीज़ है हमारे, क्योंकि बचपन में एक जदीदियत थी, हमें लगता है कि शायद अच्छा तो वो जिस तरह उसके साथ अब न्यू एज साउंड नहीं ना चल सकता। ट्रेन तो अब हो गई है एक एंशियंट को रेट्रो चीज़, तो उसके साथ में एक अजीब सा रोमांस हमारा एक तो जुड़ा हुआ है और बढ़ता चला जा रहा है। और किसी को बुजुर्ग कहना हो तो वो ये कहते हैं कि इसके साथ के तो इंजन भी बंद हो गए हैं, तो वो एक लेकिन आप देखें ये बात कि तवज्जो है और होनी भी चाहिए। ये तो चलें डाइनिंग कार तो ये बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस में उन्होंने डाली। इस्लामाबाद से लाहौर चलने वाली एक ट्रेन और लाहौर से इस्लामाबाद ऑब्वियसली, उसके अंदर मुझे किसी शख्स हमारे जानने वाले ने ट्रैवल किया उससे, और उन्होंने उसकी मुझे अंदर की तस्वीरें भेजी। तो वो जो नए VIP कैबिन्स हैं वो आप देखें ज़रा, तो प्रॉपर उनके अंदर एयरप्लेन नुमा सीट्स हैं, उनके अंदर आपकी चार्जिंग पोर्ट्स हैं। बंदे ने मुझे अपने एक्सपीरियंस से बताया ना, उसे दिखाया मुझे
चार्जिंग पोर्ट्स लगी हुई हैं, आपकी छोटी सी स्क्रीन भी है। सो ये ट्रेन का बेहतर हुआ। देखिए हम चूँकि इतना नहीं सफ़र करते ट्रेन पे, इस्लामाबाद के लिए खैर कौन कौन ट्रेन पे जाता है, गाड़ी पे चले जाते हैं, लेकिन लोग जो करते हैं एक वो काफ़ी तादाद है उन लोगों की जो इस चीज़ को करते हैं, और इस किस्म की चीज़ उस पर तवज्जो की दी जा रही है। तो दूसरा रेलवेज़ का हमेशा से एक इशू रहा है कि वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल इदारा रहा है, और उसकी ये वजह भी है कि वो सियासी इदारा है। सो जब आप किसी भी इस किस्म के इदारे के अंदर जाएं जो कि आवाम की सर्विस के लिए बना है, और उसके अंदर आप फिर सियासी एक पहलू ले लें तो वो ख़राब ही होता है। यानी कि PIA आप देख लें, तकरीबन सेम काम है ना, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, और PIA का खसारा देख लें। रेलवेज़ के अंदर भी उनकी अगर अपनी इकोनॉमिक्स देखें वो कितनी अच्छी नहीं है। अपग्रेडेशन ऑफ इंजन्स एक मसला है, ट्रैक मेंटेनेंस एक मसला है, उसके साथ साथ दीगर ऐसे बहुत मसाइल हैं जिसकी वजह से आप कह रहे हैं ट्रेन टाइम से चले और पहुँचे तो हम भी इस्तेमाल करें। लेकिन अगर तो इस किस्म के इकदाम ले रहे हैं तो फिर बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ें हैं वो भी ठीक कर ली जाए, तो क्यों नहीं, हम भी ट्रेन पे जाना शुरू करेंगे। बेवरेज की अपग्रेडेशन तो बहुत ज़रूरी है। नहीं हो सकती चीज़ें ठीक। देखिए पूरी ये चीज़ें रेलवे ख़राब कैसे हुई वो सादी आपको मैं बात बता देता हूँ। पूरी दुनिया में रेलवे का निज़ाम ऐसे चलता है कि उनकी होती हैं 2 सर्विसेज, एक कार्गो और एक पैसेंजर्स को लाना ले जाना। जो पैसेंजर्स को लाना ले जाना है वो हमेशा पूरी दुनिया में सब्सिडाइज्ड होता है, और जो कार्गो है ये वो चीज़ है जहाँ से रेलवे पैसे कमाते हैं। हमारे यहाँ पर कार्गो का काम क्योंकि किसी और को दिलवाना था तो इधर से जब डिस्करेज किया गया तो फिर रह गए सिर्फ पैसेंजर्स जिनको तो आपने वैसे ही सब्सिडी देनी थी। सो उसके पास कमाने का जरिया रहा कोई नहीं, और एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस। तो ये एक चीज़। और बाकी आप ये भी देखें, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि अगर आप चले जाएं हमारे हमसाय मुल्क में, वहाँ जो उनका रेलवे सिस्टम है, अगर आप हम फिल्मों में हमने देखा है, आपने शायद वाक़ईतन देखा हो कि वहाँ पे जब आप उस पर प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं तो वहाँ पे जब उन्होंने अपनी ट्रेन बोर्ड करनी होती है तो वो एक जंग होती है, और वो इस वजह से क्योंकि मुसाफिर इतने ज़्यादा हैं, और बस वो, और अगर वहाँ पे कोई शख्स अपनी ट्रेन मिस कर जाए तो उसका दिन ज़ाया, और वहाँ पे अगर उनका रेलवे सिस्टम एक दिन के लिए भी बैठ जाए तो उनका मुल्क जो है उसकी इकॉनमी सफ़र करती है। इसका मतलब इतना रिलाई करते हैं उस चीज़ पे। यानी मैं पॉइंट मेरा ये कि पब्लिक सेक्टर के पास ये चीज़ है, और एक हमारे पास मुल्क है जहाँ पे आबादी बहरहाल ज़्यादा है, तो वो अगर चला रहे हैं किसी सिस्टम के तहत ही चला रहे हैं। अच्छा, लेकिन आप तस्वीरें देखी थी इस डाइनिंग हॉल की? लोग कंप्लेन कर रहे थे कि ट्विटर पे कि कुछ थोड़ा मॉडर्न थोड़ा इंटीरियर बना देते, बिल्कुल ही वो रेलगाड़ी के अंदर जो अमूमन दुनिया भर में जो यूरोपियन कंट्रीज में जो डाइनिंग हॉल होता है वो ज़रा क्लासिकली बनाया जाता है। चलिए एस्थेटिकली तो जैसे भी वो थे बनाने वाले उन्होंने वैसे बना दिया होगा, लेकिन इसमें एक चीज़ जिस तरह होता है ना कि अपग्रेडेशन के लिए आपने डब्बे बनाने हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, आपने इंजन लाने हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। एक चीज़ जो शायद बहुत कम पैसों में ठीक हो सकती है तमाम स्टेशन के ऊपर, वो है उनका स्पीकर सिस्टम। क्योंकि जो अनाउंसमेंट होती है मजाल है आपको उसका एक लफ्ज़ समझ में आ जाए, आपको वो कौन सी गाड़ी नंबर किस प्लेटफॉर्म पे आएगी कुछ 4 दफ़ा सुनना पड़ता है, बल्कि फिर भी किसी से पूछना पड़ता है कि ये क्या कह रहे हैं। एक चीज़। दूसरा, अच्छा अब ज़ाहिर है एक जो गरीब आदमी है ना वो तो तारीख़ी तौर पे बेचारा अपने काम के लिए तो शायद वो अमीर से भी ज़्यादा सफ़र कर ले नौकरी ढूंढने के लिए, बट अदरवाइज़ वो कुछ सैर व तफरी नहीं करता। अमीर शायद बहुत थोड़े हैं लेकिन वो हर तरह का काम कर लेते होंगे। बेसिकली मतवसत तबका था जो कि जाता था, ट्रेन इस्तेमाल करता था इस तरह से कि रिश्तेदारों के घर जाना है, गर्मियों की छुट्टियों में जाना है, सर्दियों की छुट्टियों में जाना है। अच्छा अब वो फिर वही बात है, काम के सिलसिले में तो वो आता जाता है, रिश्तेदारों से जो छुट्टियों में मिलना था वो ख़त्म हो गया मोबाइल फ़ोन की वजह से। कि अब बस वो ठीक है यार व्हाट्सएप पे बात हो गई है, मतलब क्यों मिलना है। इसका मतलब वो पहले भी शायद इतना मिलना नहीं चाहते थे लेकिन वो कहते थे साल में एक दफ़ा चले मिल आते हैं। तो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से ना वो रिश्तेदारों से मिलना, अब ये अगेन इस पे हमें पूरा टॉपिक तो करना चाहिए कि एक तरफ शायद ये बुरी बात है कि आप रिश्तेदारों से कम मिल रहे हो, दूसरी तरफ बड़ा सुख और चैन भी है कि आपको, मतलब इसी से हम चले जाएंगे मेंटल हेल्थ के ऊपर। हाँ आप ये देखें ना कि सर्दियों में वैसे एक ये भी कितना अच्छा तरीका है सर्दी से बचने का कि आप रिश्तेदारों की जली गली हुई बातें सुनो, आपके तन बदन में आगे लग जाएं और आपको सर्दी ना लगे। से मुझे याद आया वो जो वेपिंग और ई सिगरेट्स के बारे में आप असद डिस्कस कर रहे थे पहले। हाँ वो जी कराची गुलशन एरिया के अंदर ये होता रहता है, लेकिन बड़ी देर बाद खबर इसकी मुझे मिली तो मैंने कहा कोई वेप करता है यहाँ पे ई सिगरेट कोई? मैंने कोशिश की थी, मैं वेप नहीं करता लेकिन मेरे पास ई सिगरेट है, बिल्कुल है। और सिगरेट बाकायदा सिगरेट छोड़ के मेरे पास ई सिगरेट है। आपका ये मानना है कि वो बेहतर है? बहुत बेहतर है। अच्छा बताता हूँ। तो 3 लोग जी अरेस्ट हुए हैं, लेकिन ये बेच रहे थे इलीगल शीशा हुक्का,
और वो शीशे 12 थे उनके पास, वो भी उठा के ले गए, बंद भी कर दिया, केस भी हो गया, सब कुछ कर दिया उन्होंने। लेकिन फिर तो देखें, मैं आता हूँ इस चीज़ के ऊपर, फिर तो टोबैको शॉप्स भी बंद करें, फिर तो वेपिंग भी बंद करें, फिर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बंद करें। एक कंसेंटिंग एडल्ट 18 साल से ऊपर उम्र का, जिसको आपने हेल्थ कंसर्न्स बता दी एक चीज़ के, और वो चीज़ जो है आपके आइन के मुताबिक या आपकी किसी और चीज़ के मुताबिक अगर बैन नहीं है फ़र्ज़ करें, तो गवर्नमेंट कौन होती है कहने वाली जी कि आप जो है इस चीज़ को बंद करें? क्योंकि हमें लग रहा है कि आप अपनी सेहत जो है, सेहत तो स्मोक से भी ख़राब हो रही है, इसका मतलब है अभी शहर बंद कर दें, लाहौर के दरवाजे बंद करें, लोगों के यहाँ से बाहर चले जाएं। जब स्मोक सेहत की वजह से, सेहत ही है ना, शीशा तो बहुत ही बुरा सेहत का, इसी वजह से बंद हुआ था हमारे यहाँ। इसमें हमारी गाँव पिंडों में अभी भी हुक्का पिया जाता है। आई थिंक दैट्स वेरी, बिल्कुल वो ओपन एयर में बैठ के पिया जाता है। यहाँ पे अमूमन क्लोज्ड होते हैं, लेकिन फिर भी बात है, ये भी कहा जा सकता है कि जी आप ऐसा बनाएं जहाँ पे खिड़कियाँ खुली हों, या आप टेरेस में पी सकते हैं और अंदर आप सिर्फ फूड ले लें, ये सारा कुछ हो सकता है। ये बल्कि इंग्लैंड अमेरिका वगैरह में भी ऐसे ही होता है कि जो शीशा लाउंज होता है वो बाहर होता है, बट ये बैन करना शीशा, वो कॉमिक खेल है हमारा ना, बंदिश करना। और वैसे भी इसमें होता है, कई दफ़ा छापे पड़ते हैं जब ये पड़ते हैं ना स्मोक शॉप्स पे, तो वहाँ होता है कि जी सब स्टैंडर्ड टोबैको है या सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है या 2 नंबर है या जो भी है, एक्सपायर्ड है, वो एक अलग चीज़ है। जब कैफेज पे पड़ता है तो वो इसीलिए कि जी आपको इजाज़त ही नहीं है क्योंकि सेहत ख़राब होगी। आई थिंक ये तो हमारा बड़ा मसला है कि हम जो चीज़ रेगुलेट नहीं कर सकते, हम आउटराइट उसको बैन कर देते हैं, बिकॉज हू वांट्स टू डील विद दैट? ये हमारा होल रेगुलेशन, पॉलिसीज बनाएं, फिर सुपरविजन करें, इम्प्लीमेंटेशन देखें, इससे बेहतर है बैन ही कर दें। इसमें भी तो रिसोर्सेज लग रहे हैं इन छापों के ऊपर, और जाके बंद करना रिसोर्सेज तो, लेकिन वो ज्यादा खप है ना, मेंटल। और बिल्कुल वही जो असद ने पहले बात की थी ना, यहाँ तो कानून साजी ऐसी करें कि कहें कि जी टोबैको बैंड है, अब आपको ये टोबैको शॉप से भी नहीं मिलेगा, फाइन, सब बंद करें। वहाँ मिल रहा है लेकिन कैफे में नहीं। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि पहले तो उन्होंने शीशा जब बैन किया तो मुख्तलिफ दुकानों पे टोबैको शॉप्स के ऊपर शीशे का जो एपरेटस होता है, जो शीशा खुद वो होता है हुक्का, जिसमें मुख्तलिफ डिज़ाइन भी आते हैं, उसका पाइप होता है, उसकी चिलम होती है, उसके फ्लेवर्स होते हैं, उसका कोयला होता है, उसका फॉयल होता है, दुनिया जहान की हर चीज़। हर इंसान जो जवान हुआ लाहौर के अंदर, उसे शीशा तो एक वक्त पे जब लीगल था तो देखा, उसे पता ही होता है, घर पर भी रखे हुए लोगों ने। लेकिन इससे ये जब उन्होंने उठा लिया सारी जगहों से, इसका ये मतलब नहीं है। लाहौर में अभी भी जगह हैं जहाँ पर आप जाएँ तो आपको दुनिया जहान के हर मॉडल का शीशा जो है वो मिलता है, हर डायमेंशन का मिलता है। बल्कि अब तो मैं देख रहा था एक बंदे के पास डिफरेंट शेप्स, अब तो रिमोट वाला भी आ गया है, उसके अंदर रंग बिरंगी लाइटें निकलती हैं। लेकिन उससे हम दूर रहते हैं जरा इस टॉपिक से। अच्छा, बहरहाल अगर आपने जिक्र किया ई सिगरेट्स का, सो अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनेशनल टोबैको जो प्रोडक्शन की फर्म है, उसने यहाँ पे बाकायदा लॉन्च किया है एक ई सिगरेट, जिसकी जो पैक प्राइस जो है वो बाकी तो बहुत महंगी होती थी एक ज़माने में, अब वो आपको बड़ी मुनासिब कीमत में मिलती है, और वो है हीट इंडक्शन के थ्रू, दैट इज़ जस्ट निकोटीन। उसके अंदर वो टार, कार्बन, केमिकल्स वो नहीं होते, वो बर्न नहीं होता, वो आपकी हीट होती है। सो ये हीट इंडक्शन ई सिगरेट्स जो हैं, ये अब अगला दौर है। स्मोकिंग के अंदर भी लोगों ने छोड़नी तो है नहीं, जो मैं खुद भी पीता हूँ, तो ये उससे बेहतर है। मतलब इसका मतलब स्मोकिंग जो है, जो मैं लोगों को समझाता हूँ यार, स्मोकिंग इंडस्ट्री, बिग टोबैको जो है, इट्स टू बिग टू फेल। आप इसके अंदर जिद्दत ला सकते हैं, आप इसके अंदर टेक्नोलॉजी के ज़रिए इसके मनफी असरात कम कर सकते हैं, लेकिन आउटराइट जो आप कह रहे हैं ना बंद कर दें, वो हो ही नहीं सकता जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो। हाँ, अगेन मैं तो सीधी सी बात करता हूँ, आप ऐसी मिसालें लें मुल्कों की जहाँ पे उन्होंने सक्सेसफुली इसको कर लिया है, आप भी फॉलो कर लें। हाँ। आप ना पायनियर ना बने, पायनियर हाँ, हम फॉलोअर्स बने इस चीज़ के अंदर। और वैसे भी देखें, जो शीशे वाली चली बात है, मुझे इससे एक और चीज़ भी होती है कि वो जो बसंत वाला है, क्या किसी भी किस्म की जो एक एन्जॉयमेंट है या तफरी है, या जवान हजरात जो हैं, ये शीशे ज़्यादा ये तो होता है ना कि मतलब हम तीनों तो बुजुर्गान तो नहीं जाके पीते ना शीशा, मतलब बच्चे जो हैं अगर जाके कर उसको बंद करें। कि ये भी है बंदिश कल्चर के अंदर, ये बहुत बड़ा मसला है कि ये क्यों हो रहा है, और वो भी एक प्रोडक्ट टॉपिक है, वो मेंटालिटी की है क्या। एवरी सिंगल टाइम आप मतलब बैन कर देते हैं ना कोई चीज़, तो देयर इज अ स्टडीज हैव शोन कि देयर इज अ स्पाइक इन द डिमांड फॉर इट, ज़्यादा वो चीज़ बच्चों को फैक्टर आ जाता है कि हम कुछ इलीगल कर रहे हैं। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल। अच्छा, वी हैव टू टेक अ ब्रेक, सो सॉरी, आई विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक टू बोलो जनाब। हम अपनी अगली खबर की तरफ चलते हैं। येट अगेन एक और केस सुप्रीम कोर्ट में गया जहां पे एक पिटिशनर ने फाइल किया कि उनके हस्बैंड ने उनको हक महर नहीं दिया, जो कि निकाहनामे में स्टिपुलेटेड था। एंड आई थिंक इट वेंट ऑन फॉर 6 years। असद, हाँ नहीं, ये असल में जो पिटिशनर थे वो हस्बैंड हैं, जो उनकी वाइफ हैं वो किसी लोअर कोर्ट से कुछ करा के आ गई, तो सुप्रीम कोर्ट में उसने जाके कहा जी कि इसके ऊपर सुनवाई हो, तो उसको डांट पड़ गई और उसके वकील को भी डांट पड़ गई चीफ जस्टिस की तरफ से कि 15 लाख रुपए हक महर था घर बनाने के लिए। तो चीफ जस्टिस ने कहा जी कि अब ये किस किस्म के केसेस हैं जो आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर आ रहे हैं। उनको गुस्सा चढ़ गया और ये साल का उनका कोई चौथा केस था जो कि उन्होंने हक महर पे, हाँ, हक महर के ऊपर। अच्छा, दूसरा वो कहते हैं ये जो मजहबी नौयत के जो केसेस होते हैं ये उन अदालतों में डील होने चाहिए जो कि अब सुप्रीम कोर्ट में हमने आज अपने शो पे फैसला कर लिया कि बहुत बिजी हैं, तो इस किस्म के केसेस बता। लेकिन उनकी जो बेस्ट चीज़ थी वो कहते हैं एक तो आप केस जो है वो वापस लेते हुए खारिज किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने कहा फिर आप ऐसा करें कि इसके अंदर एक और लेयर डाल दें कि शादी करने से पहले भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लें आप कि आप वो भी हमसे पूछ लें कि हम शादी करें। तो वो काजी फैज़ीसा साहब आजकल वैसे भी बहुत हॉट टेम्पर्ड हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ये केस है। अब अगर आपने एक कानूनी कागज के ऊपर ये चीज लिख दी है कि आपने 15 लाख का कुछ मरले का घर जो है वो बना के देना है, तो बना दें। तो अब मुझे बताएं क्यों नहीं देते? अगर वो डिमांड कर रही हैं जब तो निकाहनामा में हक महर लिखा हुआ है और अगर वो डिमांड कर रही हैं तो ऐसा क्यों है कि इन औरतों को कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़ते हैं जस्ट टू गेट व्हाट देयर राइट इज? नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप किराएदार हो और आपका 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है कि इसमें 11 महीने बाद 10% रेंट बढ़ेगा, 5वें महीने अगर मालिक मकान कहते हैं कि नहीं मैं तो अभी बढ़ाऊंगा, तो आप दोबारा कोर्ट चले जाते हो और दोबारा कोर्ट आप लोअर से शुरू होते हो और फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाते हो। कैंसिल हो जाएंगे अगर आप औरतों के हकूक नहीं, मैं कैंसिल होने के लिए तैयार हूँ। देखें मसला क्या है, मसला ये है कि जो औरतों का जो हकूक है ना, मसला लॉ एंड ऑर्डर का है, तो पूरी दुनिया में औरतों को सप्रेस किया जाता है, पूरी दुनिया में। ये पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान का तो कमाल ये है कि औरत, मर्द, बच्चा, बूढ़ा, जवान सबको बराबर का रगड़ा है। चले रगड़ा है लेकिन आप ये पावर इम्बैलेंस तो जानते हैं ना एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में। हस्बैंड की कुछ ड्यूटीज हैं टुवर्ड्स द वाइफ अंडर द शरीयत, तो अगर आप कह रहे हैं कि वो भी रगड़ा खा रहा है तो इसको भी इसी के हाथों रगड़ा भी खाना चाहिए, दुनिया के हाथों भी रगड़ा खाना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि एक चीज़ जब कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है ना तो फिर वो होनी चाहिए। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो पीस ऑफ पेपर है, उसकी कोई वुक्कत ही नहीं है। सो यहाँ पे आपने 15 लाख लिखा है, 30 लाख लिखा है, यहाँ पे वही बहस चलती रहती है कि हक महर मौजला है, गैर मौजला है। भाई लिखा हुआ है तो देना है। यहाँ पे जो हमारा जब तक कॉन्ट्रैक्ट की कोई वुक्कत नहीं होगी ना, तब तक यहाँ पे कोई कानून नहीं होगा, तब तक यहाँ पे कोई टैक्स नहीं देगा, तब तक कुछ भी नहीं होगा। इसकी रमला आप भी बता सकते हैं बेहतर कि ये शरीयत कोर्ट का आपने मेंशन किया, तो ये केसेस जो हैं शरीयत कोर्ट में जाते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं आप, वहाँ और का इसकी क्या वो है, मतलब आप फैमिली कोर्ट जाते हैं अगर आप हक महर के लिए फैमिली कोर्ट जा सकते हैं। वेल टेक्निकली व्हाट हैपेंस इज कि जब आप डिवोर्स, अपने राइट टू डिवोर्स या तलाक होती है किसी भी वजह की वजह से, किसी भी मीडियम के थ्रू, तो आप उसको कह सकते हैं कि मुझे हक महर वापस दिया जाए। लेकिन मुझे जो लगता है वो यही है कि यूनियन काउंसिल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देनी चाहिए इंस्टेड ऑफ वुमेन गोइंग टू कोर्ट एंड फाइलिंग अ केस, और वो सुनवाई होती है, हियरिंग्स होती है। वो आप दुराने अपनी शादी भी डिमांड कर सकते हैं ना। बिल्कुल, वो तो उसी दिन मिल जाना चाहिए, निकाह वाले दिन उसी वक्त देना चाहिए। आप फेडरल शरीयत कोर्ट चले जाएं, आपको मतलब बहुत से रास्ते हैं, बट द सेम प्रॉब्लम एग्जिस्ट कि आप बार बार कोर्ट के धक्के खा रहे हैं। एक तो आप एक you're a woman and you have to go through the just to exercise, just to make sure कि आपका हस्बैंड आपको राइट आपके पूरे फुलफिल करे, आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है। इससे ज़्यादा सैड बात क्या हो सकती है? ये बात तो है इस मुल्क में औरतों के जो हकूक हैं उनको, जो मर्दों की तरफ से जो उनको हक पूरे होने चाहिए, उसके लिए उनको धक्के खाने पड़ते हैं जस्ट टू गेट इट। मुझे ये भी एक पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना कि हक महर घर बनाना था या जो भी करना था। इसी तरह मुझे इसमें जो है ना वो गांधी साहब की एक बात बड़ी अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि जी शादी है क्या? शादी है ही कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब आपके जो आगे जाके ज़्यादातर मसाइल शादी के बाद हमारे मुआशरे में होते हैं, वो आप शादी वाले दिन उससे पहले ही बल्कि फ़ैसला करके आपस में, और वो आप लिख लिया करें। आपने बीवी को काम करने देना है या नहीं करने देना, ये आपने जो तीसरे साल में सरप्राइज देना है, ये आप उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट में लिख लें, प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट का। अच्छा, इफ ही वायलेट्स ब्रीचेस द कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर क्या होगा? कोर्ट जाना पड़ेगा।
मतलब कॉन्ट्रैक्ट में आप क्यों लिखवाना चाह रहे हैं? मेरा तो ये ख्याल है कि इस अदालत को तो इन एनी केस ठीक करना ही पड़ेगा। ये जो इस तरह के इश्यूज होते हैं ना, जिनको वो फैमिली मैटर कहते हैं, इसके लिए एक प्रॉपर एक आई थिंक एक सेटअप होना चाहिए। आई मीन आर्बिट्रेशन काउंसिल्स तो है यूनियन काउंसिल में ऑलरेडी, वहाँ पे द वुमेन शुड बी अलाउड टू टेक द ग्रीवेंसेस एंड यू नो, लेकिन उसके बाद वहाँ पे भी जाके वो आपने एक बिल्डिंग अलग बना दी, होंगे फिर वकील और जज ही ना। आप ये देखिए कि इस्लाम के अंडर एक निकाह के अंदर आपका एक राइट है, और वो सुप्रीम कोर्ट तक हस्बैंड चला गया जस्ट टू मेक श्योर कि उसको ना देने। लेकिन अब देखें ना, इसमें अच्छी बात है कि देना पड़ेगा उसको। अब तो कोई अपीलेट कोर्ट रह नहीं गया। नहीं, बट आई थिंक इन नवंबर में भी एक केस ऐसा हुआ था, काजी फाइज ईसा साहब ने, हालांकि थी 1 लाख हक महर, उन्होंने उसको 1 मिलियन का फाइन किया। आप एक काम करें, मैं तो कोर्ट सिस्टम को दे दूंगी थोड़ी सी अपनी तरफ से एडवाइस, आप मर्दों के लिए एक मैसेज दे दें कि जो औरतों के हकूक हैं प्लीज वो पूरे किए जाएं। क्यों आप औरतों को इस तरह कोर्ट कचहरियों में जलील कर रहे हैं? एक तो वो इतनी मेल डोमिनेटेड स्पेसेस होती हैं, हमें खुद शर्मिंदगी होती है जब हम किसी फीमेल क्लाइंट को वहाँ लेके जाते हैं। इट्स जस्ट एब्सोल्युटली अनबेरेबल। और ऊपर से ऑलरेडी वो फाइनेंशियली साउंड नहीं है, उनके हस्बैंड उनको पैसे नहीं दे रहे, उसके बाद भी उनको वकील हायर करना पड़ता है, कोर्ट कचहरी का। कितनी औरतें वो इस तरह का रास्ता यूज ही नहीं करती, वो कहती हैं जिस तरह भी है अपने हालात को वैसे एक्सेप्ट किया जाए। ज्यादातर लोग, मर्द और औरतें, कानूनी चारागोई करते ही नहीं, चाराजोई करते ही। वो कहते हैं बस ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अदालत नहीं जाना, अदालत नहीं जाना। बिल्कुल, एक उसका स्टिग्मा भी बना हुआ है ना अदालतों का। अच्छा चलें, बड़ी सैड खबर है। अच्छा चलें आगे चलते हैं, वो कोई अच्छी खबर सुना ले। आमिर खान की जो बेटी हैं आयरा खान, उनकी शादी हुई। एक फिटनेस ट्रेनर हैं, नूपुर क्या नाम, नूपुर शिखारे। अच्छा, मैं गलत नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो माजरत चाहता हूँ, लेकिन उसके अंदर वो शादी खबर नहीं है। लड़के की एंट्रेंस जो है वो खबर है। उसने अपने जिम अटायर में, बुनियान और निकर में ढोल बजाते हुए वो एंटर हुए हैं, और उन्होंने जो शादी की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो उन्होंने उसी में की हैं, और फिर जाके चेंज किया उन्होंने, जाके अपना शादी अटायर पहना। लेकिन उसके बाद ट्रू टू हिज पैशन एंड करियर उन्होंने फिटनेस को आगे रखा है, और अपनी बेगम जो है उनकी वो तैयार थी। लेकिन इसके अंदर तीसरा एक शख्स जिनको हम मिस कर रहे हैं, आमिर खान साहब ने धोती पहनी हुई थी। तो ये बड़ी जबरदस्त किस्म की मुझे लगी ट्रेडिशनल धोती ना, वो तो हाँ, वो तो अच्छी बात है ना, मतलब अमूमन लोग धोती नहीं पहनते अपनी शादियों पे। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ पे रूरल एरियाज में तो धोती पहनी जाती है। बॉय ने दिया सरप्राइज कि वो जो आया ना बनियान में, और मैं उसकी मैं तारीफ करता हूँ। मैं कहूँगी बड़ा ही इनोवेटिव किस्म का, बड़ा क्रिएटिव पब्लिसिटी स्टंट था ये। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि शादियों को ना बिल्कुल रिलैक्स कर देना चाहिए। दे शुड बी ट्रीटेड एज जस्ट अनदर डे, कि आप जिस तरह दफ्तर जाते हो, जिस तरह आप खाना खाने जाते हो, उसी तरह आप शादी भी कर लेते हो। मतलब ये एक तो जिस तरह आपने बहुत अच्छी बात की कि ये कोई खबर नहीं है कि शादी हुई, खबर ये है कि इस तरह। हाँ, तो शादी तो सबकी हो जाती है, इसमें तो कोई काम ही नहीं है। तो असल बात यह है कि इसको आसान बनाना चाहिए, इस पूरे प्रोसेस को सहल बनाना चाहिए। इसके 2 फायदे हैं। एक, जब शादी आसान हो जाएगी, अक्सर लोग बेचारे जो हैं उनको बड़ी मेहनत तगोदो करनी पड़ती है, आदमियों के लिए, आदमियों के लिए, औरतों के लिए वो मसला होता है। दूसरा, कई दफ़ा शादियाँ नहीं चलती। आपको पता है, जब शादी टूट रही होती है तो एक तो ये ट्रॉमा कि यार शादी नहीं चली, दूसरा ये कि पिछली बारी एड्डा खर्चा हो गया सी, ये भी बीच में से निकल जाना चाहिए। और देखिए, इसका मैं थोड़ा सा इस चीज़ को, काम को आसान करने के लिए हम अप्रिशिएट करना चाहिए शहबाज शरीफ साहब की जो इसके ऊपर कंट्रीब्यूशन है, जो उन्होंने शादी हॉलों के अंदर वंडिश का किया। ये भी वही चीज़ कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। दूसरा, उन्होंने जो टाइमिंग है वो भी उन्होंने कहा कि जहाँ पे भी फंक्शन शादी का हो रहा है वो 10 बजे बंद हो जाएगा। मेकअप और क्लोथिंग और ज्वेलरी पे भी बैन लगना चाहिए कि इतनी लिमिट से ज़्यादा एक लिमिट होनी चाहिए, कोई इसको मानेगा नहीं। लेकिन ये तो क्योंकि सरकारी उस तरह से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। और इससे हुआ ये कि आपने कुछ लोगों ने मुल्क से बाहर शादी करना शुरू कर दी टू सर्कमवेंट दिस, और वो भी छोड़ दें। सारी चीज़ों को सर्कमवेंट करने के तरीके हैं। बट आप देखें, जो लोग जा रहे हैं शादी के ऊपर, उनके लिए कितनी आसानी है कि जी आपने जाना है 9:45, सलामी देनी है, इतना तैयार हो के आप जाओ, घंटे आपने तैयार होके नहीं जाना। जब मियाँ और बीवी भी तैयार नहीं ना होंगे तो फिर मेहमानों को भी नहीं होना पड़ेगा। बात ये देखें सर, मैं आपकी बात सॉरी काट रहा हूँ, कल्चरल चेंज चाहते हैं। देखिए मेरी बात सुने, हमारे मुल्क में होता क्या है, मुझे आपको अपनी लैंग्वेज चेंज करने की जरूरत है। अच्छा, ये जो आप कह रहे थे ना कि बनियान, आपने टके टोकरी कर दिया, आपके टैंक टॉप। हाँ, तो अब ये सही हो गया, एक्सेप्टेबल हो गया, अब ये ठीक है। और देखें इनके अब हम, क्योंकि देखें हमारा मेहंदी शादी का कल्चर
हमारा मुश्तरका कल्चर ही है हमारे हमसाए मुल्क के साथ, और कुछ जो वो चीज़ें करते हैं उनको हम यहाँ अपनाते हैं। सो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हूँगा कि आने वाले जो अगले शादी सीज़न में, वैसे शादी सीज़न ख़त्म कब होता है, जो शादी सीज़न ऑन गोइंग है इतने सालों से, उसके अंदर जून जुलाई की शादी करें और सारे जो हैं वो निकरों में है, कोई मसले वाली बात नहीं हो सकता है। ये जो अब रमला आपका जो पॉइंट है कि हमारे पास और करने को क्या है, live and let people celebrate their special day however they want to। आप अली क्यों इतना, why do you hate them so much? अगर कोई खुश है और उसने अपनी खुशी का इजहार करना है by throwing a lot of events, मतलब I'm not saying कि I'm one of those people, but I'm also somebody जो कहते हैं कि यार चलो जिसका जो दिल है वो करे। आप मतलब आपकी जेब से जा रहा है, आपकी जेब से तो नहीं जा रहा। नहीं, मैं बताता हूँ मुझे क्या मसला है। मुझे ये मसला है कि जब किसी ने बहुत ताम झाम से शादी कर रहा होता है ना, और बहुत इंसिस्ट करता है कि मैं उसमें शमूलियत करूं, तो मैं जब जाता हूँ ना तो वो मुझे जजी नजरों से देखता है कि तुम क्या पहना हुआ है? जीन्स और जॉगर में आ गए हो भाई। अगर वो कुछ भी कर सकता है अपने पैसों से, तो मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ अपने पैसों से। एक तो ये बात, दूसरा आप जाएं, आप why do you care about what they think about what you're wearing? चिल करें। हाँ, ये बात बिल्कुल। लेकिन मैं आप ही के पॉइंट पे अगर एक पॉइंट ऐड कर दूं, देखिए फिर ये भी आदत होनी चाहिए कि आप जो कार्ड है शादी का उसके ऊपर लिखें, फिर आप इस चीज को तस्लीम करें, नहीं अटायर लिखें, जिवे क्लाइंट की मर्जी, आपने जो पहन के आना है आप पहन के आए, और उसके बाद एक और एडिट फिक्रा भी हो, और वो कॉन्ट्रैक्ट होता है मोस्ट काफी शादियों में भी शुरू कर दिया है जो अगली जनरेशन कम कैजुअली निकल रहा है। नो वो एग्जैक्टली बताते हैं कि आपने ये पहन कर आना है और ये पहन के नहीं आना। इसी के लिए तो खिलाफ हूं मैं कि आप सब कुछ करने दें। अगर तो बात ये हो रही है कि व्हाई डू यू केयर कि आपके बारे में क्या कह रहे हैं, और इसके ऊपर भी कहना चाहिए कि जी जो उसके सरबराह हैं उस शादी के, बाद में उन्होंने सोशल मीडिया से लेके हर जगह ये नहीं कहना कि देखें यार वो अली कैसे आया था, मेरे चप्पल पहन के आ गया था। नहीं, ये आप इसको पूरा करें। अच्छा, दूसरा रमला का एक पॉइंट हमने काट दिया। रमला कह रही थी कि यहाँ पे और करने को क्या है, हमारे यही तो त्यौहार हैं, तो अब नए त्यौहार बनाए, बल्कि जो इसके अलावा चल रहे थे उनको बहाल करें जो आपने बंद कर दिए। आपको पता है ये पहला साल है और ये इतना जबरदस्त सीजन किया आपके भाई का। आप मुझे लगता है वैलेंटाइंस डे वापस करना चाहते हैं। मतलब वैसे मैं उसके खिलाफ हूँ, लेकिन आपको मनाना चाहता हूँ क्योंकि खर्चा होता है बड़ा। मैं ये पहला सीजन था इस दो शादियों का कि मैं किसी भी शादी पे नहीं, वाह, और ये मैंने अब एक फैसला कर लिया कि कार्ड जितने भी आए, लोग जितने भी बुलाएं, और सबसे पहले मुझे एक और बात बता दें, ये पूरे मुल्क में होता है, हवेली पे कर लेते हैं, फार्म पे कर लेते हैं, पर मौसम देखा है क्या है, और वो भी इतना दूर बंदा जाए, ट्रैवल टाइम, तैयार होने वाला टाइम, सब छोड़ दें, बिल्कुल पेट्रोल देखे है कितने का। मतलब ये सर बड़ी एफर्ट है। इनफैक्ट ये आप ही कहते थे, मैं फिर से इस बात को दोहरा देता हूँ आपके तवज्जुह से, कि अगर कोई बंदा शादी पे जा रहा है इतनी दूर, तो उसको वहाँ पे जाके पैसे मिलने चाहिए, नहीं, और खाना भी वन डिश आगे से। और ये मतलब आजकल जो खासतौर पे माहौल है कि ज़िला लाहौर तहसील अंटार्कटिका, ये हमारे तहसीन साहब कहते हैं, तो इसमें सर्दी बर्दाश्त करना एक बड़ा काम है। और इसके अलावा जो है ना, मतलब अगेन ये जो है ना कि हमारी खुशी में शरीक हो, क्यों तेरी खुशी है तू अकेला बना। अच्छा, आखिरी चीज, बहुत ही नेगेटिव इंसान है ना। मतलब एक दोस्त हैं हारिस साहब, उन्होंने मुझे एक चीज समझाई कि अच्छा, हम सलामियां बाय द वे भूल रहे हैं कि सलामियों का जो रेट है आजकल कितना ऊपर चला गया है। हारिस साहब ने मुझे कहा कि अब हमारी जो उम्रें हो गई है ना, इसमें नए दोस्त बनाना बड़ा मुश्किल है, तो अब आप दोस्तों के साथ कुछ भी कर दो ना, वो 5-6 दिन नाराज होकर ठीक हो जाते हैं। सो मैं तो अब शादी वाले दिन बीमार हो जाता हूँ, 5-6 दिन दोस्त नाराज रहता है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है, उसके पास ऑप्शन ही कोई नहीं। एक अच्छे हम एज एरिया पे हैं अपनी ज़िंदगी में कि हम इस किस्म के मज़े ले सकते हैं। अच्छा, सर्दी की आपने जिक्र किया, तो सर्दियों में तो अमूमन ऐसे होता था कि जो बीमारियाँ हैं, वबा है किसी किस्म की, वो कम हो जाती थी। इस दफ़ा आपने उस दिन मुझे बताया कि डेंगू अभी तक है, जिससे हमें समझ आए कि मच्छर जो है वो इवॉल्व हो गया। एक तो ये चीज़, दूसरा कोविड की फिर से चेमगोइयाँ हो रही हैं। कोविड का जो जी JN1 सब वेरिएंट है, वो पाकिस्तान के अंदर तो शुक्र है उसका अभी तक कोई केस नहीं मिला, लेकिन WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का टाइटल दिया। ये एक नई चीज़ है, मिला है या रिपोर्ट नहीं हुआ, ये अब एक डिबेटेबल बात है। अलबत्ता हमने अपने यहाँ पे चेकिंग शुरू कर दी है इसके ऊपर, जो लोग मुसाफिर आ रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर, तो बट ये जो है ना बिल्कुल, आई थिंक ये तो वेरिएंट्स चलते रहते हैं। आई डोंट थिंक वी शुड फ्रीक आउट, बट ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। देखिए, जब ये कोविड पहली दफ़ा आया था ना, तो हालांकि हमारी सरकार तो नहीं घबराई थी, हमारे तो तब प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आपने घबराना बिल्कुल नहीं घबराना। अच्छा, लेकिन तब घबराना बनता था, और वो बनता इसलिए था क्योंकि कोई भी जब बीमारी पहली दफ़ा आए ना, तो अक्लमंदी का तकाजा यही है कि आप घबराएं।
अब हमने इस बीमारी को देख लिया, चाम लिया, अब हमें पता लग गया कि कैसे ऑपरेट करना है, क्योंकि पहली दफा जब कोई बीमारी आती है ना तो आपको ये नहीं पता होता कि यार इबोला ही ना हो जाए। तो अब ये हमने देख लिया, अब हम विल मैनेज। आप अगर पेंडेमिक्स का ये मसला होता है ना कि वो एक आउटब्रेक होता है, तो वो आपको चाहे आज हो जाए चाहे अगले महीने हो जाए, वो आपको होके ही रहना है। आप उसको एस्केप ज़्यादा देर के लिए नहीं कर सकते। सो आई डोंट नो, आई थिंक इन माई ओपिनियन ये अच्छा हुआ कि हम ज़्यादा एक्सपोज थे, हम लोगों को हुआ। फिर जितने भी अब जो चाइना में हुआ था, उन्होंने मास्क की जो रिस्ट्रिक्शन है वो कितनी देर बाद उनको अलाउ किया था कि आप मास्क उतारें, उतारते साथ ही वहाँ पे कोविड के केसेस बढ़ गए, बिकॉज इवेंचुअली आपको होना ही है। तो आप इसको अपनी इम्यूनिटी बनाएं, आप इसको देख लें जिस तरह भी होता है। और अब तो खैर वैक्सीन भी आ गई, दवाइयाँ बेहतर। अच्छा, मैं एक बात यहाँ ऐड करना चाहूँगा कोविड के ही हवाले से कि वैक्सीन ने तो और भी काम खराब किया, उसमें भी एक अलग टॉपिक होना चाहिए डिस्कशन का। आप एंटी वैक्सन इसका मतलब। अच्छा, वो ये बात कि जो आप जो लोग न्यूज़ लेते हैं ना कोविड की, वो आप प्लीज़ मेन स्ट्रीम मीडिया से लेना छोड़ दें। उसकी एक वजह तो ये है, लेनी है 2 जगहों से लें, एक तो हमारे शो से और दूसरा WHO की वेबसाइट से। आपको उसकी वजह बताता हूँ कि अब ये डिजीज़ जो है, ये सारे आप मीडिया में देख लें, जिन अमेरिका के अंदर बाकी जगह में जब फिर कह बड़ा मसला होने लगा है, फिर से कोविड आ रहा है, ये उन्होंने वाज़े लिखा हुआ है कि ये बहुत ट्रांसफरेबल है, ट्रांसमिसिबल है, मतलब हेविली आपको ये हो सकता है अगर किसी बंदे से आपका इंटरेक्शन हो जाए। लेकिन ये पेंडेमिक ओरिएंटेड वेरिएंट नहीं है कि हम इससे डरें। इसके जो सिम्टम्स हैं, कॉफ, सोर थ्रोट, बिल्कुल फ्लू की तरह है, उसके बाद ये ठीक हो जाता है, अगले को आप दे सकते हैं क्योंकि ट्रांसमिसिबल बहुत ज़्यादा है। बट WHO ने ये कहा है कि ये कोविड जो शुरू वाला कोविड था उसकी इसमें झलकियाँ हमें नज़र नहीं आ रही कि आप कहें जी कि ये वही वाला सीन होने लगा है। सो ये मैं अपने ऑडियंस को पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने कुछ भी नहीं करना, बाकी किसी की बात ना सुने, हमारी सुने और WHO की वेबसाइट से कोविड इन्फॉर्मेशन लिया करें, आप घबराना छोड़ देंगे वाकई में। लेकिन ये जो एक आपकी थ्योरी है कि लोगों को नशा भी लग गया है, उनका क्या करना है? हाँ, ये जी हैं कुछ तो कोविड नर्ड्स, हमने एक नाम लिखा था, कुछ बन गए कोविड ग्रुपीज़। और कोविड ग्रुपीज़ का ये है कि वो एक ख़ास जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। अपने शो पे हमने डिफरेंट जनरेशन डिस्कस की थी, तो ये जो XYZ जो में से एक है, ये वो वाली है जो सबसे यंग वाले जो हैं, और अल्फ़ा। इनके साथ ये हुआ कि ये वर्कफोर्स में आए कोविड के दौरान या बिल्कुल कोविड से पहले, और इनके ऊपर नाफिज हो गया वर्क फ्रॉम होम। और वो उन्होंने कहा जी हमने अपने पजामों से, सोफ़ों से, आराम से रिलैक्स करके काम करना है, और वो भी हम अपनी टर्म्स पे करना चाहते हैं। वर्क फ्रॉम होम ही बेस्ट है, और इसलिए वो कोविड ग्रुपीज़ बने हैं कि अब जो कोविड है वो फिर से वापस आए और आप उसके अंदर हमें फिर से अलाउ करें कि अपने घरों में बैठें। अब तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं वो अलाउ करते हैं 2 डे वर्क फ्रॉम होम। क्यों नहीं, दफ्तर जाओ। प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी आप देख लें, बराबर ही होती है, काम हो ही नहीं सकता। चलें, वो तो एक अलग टॉपिक है। मैं आज पढ़ी थी लैम्बोर्गिनी ने भी ऐसे किया कि उन्होंने 3 डे वीकेंड कर दिया, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि आपको रिलैक्स होने का टाइम देना चाहिए। उसके मैं हक में हूँ। अच्छा, आप इस हक में हैं कि आप मंडे टू थर्सडे काम होना चाहिए, दफ्तर जाके किसी जगह बैठ के, और फिर आप और वीकेंड जो है अगर वो मेरी तरफ से 6 डे वीकेंड कर दें और सिर्फ मंडे को काम कराएं, बेहतरीन है, वो तो उनकी पॉलिसी है। लेकिन वो आपके लिए प्रोडक्टिव है ना, दफ्तर में होना चाहिए। अक्रॉस द बोर्ड पूरा देखना है कि सर्वे करना है कि मैक्सिमम लोग के लिए क्या प्रोडक्टिव है। देखिए, ये जो सर्वे भी होगा और जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होगी, वो सारा कुछ ये बाहर होगा। आप पाकिस्तान में 2 दिन वर्क डे रख लें या 7 दिन वर्क डे रख लें, काम होना ही होना है। अब फिर भी स्मोक ब्रेक और चाय ब्रेक होती रहेगी। चलें, ये तो सारी बातें हैं। अच्छा, हमारे पास क्रिकेट की दुनिया से कुछ खबरें हैं, जल्दी से कोशिश करते हैं ज़्यादा सारी कर लें। एक तो ये कि इंडिया और साउथ अफ्रीका जो टेस्ट मैच है उसने एक रिकॉर्ड कायम किया है कि ये टेस्ट मैच हिस्ट्री में शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच है इन टर्म्स ऑफ जो ओवर्स प्लेड। और इंडिया 4 विकेटों से जीता। 5 दिन के टेस्ट मैच वो 4.5 दिन में ख़त्म हो गया। उन्होंने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी और सीरीज़ इस वक्त ड्रॉ है 1-1। इससे उसी बात पे हम आते हैं कि टेस्ट मैच के अंदर भी अब क्रिकेट जो है वो अग्रेसिव तरह की खेली जा रही है। आप अगर हमारा भी टेस्ट मैच देखें, जो अभी 3rd हमारा टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रहा है, उसके अंदर हमारे जो नया वो प्लेयर हैं आमिर जमाल, उन्होंने कैसी हिटिंग की, मोहम्मद रिजवान ने कैसी हिटिंग की, और वो जो एक तासुर है टेस्ट मैच का कि आराम से खेलें, उन्होंने उससे बरक्स एक चीज़ की, और वो आई थिंक इससे व्यूअर्स भी बढ़ सकते हैं टेस्ट मैच के अंदर। बिल्कुल, वो बढ़ेंगे। लेकिन जहाँ तक ये बात है ना, 2 दिन के अंदर 4 इनिंग्स ख़त्म हो जाना, अच्छा, इस पे बड़ा जो है ना वो लान तान हो रही है कि जी ये इतनी ख़राब पिच नहीं होनी चाहिए।
अच्छा, मुझे ये लगता है कि इसके पीछे ये जो इतना शोर है ना, उसमें एक ये भी है कि जी 5 दिन के आपने टिकटें बेची हुई थी, 5 दिन की आपने टेलीविज़न राइट्स बेचे हुए थे, 5 दिन की हर किस्म की ब्रांडिंग बेची हुई थी, 2 दिन में ख़त्म हो गया। अच्छा, वैसे तो मुझे मैं सोचता हूँ कि इसका ऑस्ट्रेलिया में तो उन्होंने ना अगले 3 दिन ग्राउंड के अंदर कार शो और कॉन्सर्ट और इस किस्म की चीज़ें करवा देनी थी, और उन्होंने मतलब वो एक बार टिकट बेचते हैं ना तो वो पैसे पूरे करवा देते हैं। यहाँ पे पता नहीं कुछ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, और अब दुनिया को पूरी क्रिकेट मतलब जितने कंट्रीज़ खेलते हैं उनको ऐसे कुछ बैकअप शोज तैयार करने चाहिए कि अगर टेस्ट मैच जल्दी ख़त्म हो जाए तो फिर हमने बाकी दिनों में करना क्या है, क्योंकि टिकट रिफंड करना तो कोई अच्छी बात नहीं है। मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, मैं पहले क्या बैठा कि 4.5 दिन में खत्म है, 4.5 सेशन में मैच खत्म हुआ, तो चलो ये भी अच्छी बात है। इधर से आगे चलते हैं और क्रिकेट के अंदर क्रिकेटर हु वाज आई बिलीव बैंड फ्रॉम, आप कुछ बता रहे थे पहले। नहीं, उस्मान ख्वाजा को बैन नहीं किया था। एक हमारे ही टेस्ट मैच के दौरान उस्मान ख्वाजा ने जो एक डव एम्बलम है ऑफ पीस, जो इस वक्त पैलेस्टाइन इसराइल इशू के अंदर इस्तेमाल हो रहा है एज एन एम्बलम ऑफ पीस, उन्होंने अपने जूते पे गालबन लगाया हुआ था, तो उसके ऊपर ICC ने कहा कि जी ये आप नहीं कर सकते, ये हमारे खिलाफ है, हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। ऐसी चीज़ सिमिलरली हमारे जो आज़म खान है उनके साथ भी हुई थी, उन्होंने अपने बल्ले के ऊपर फ़लस्तीनी झंडा लगाया था, उनको भी मना किया गया, वो भी बहाल हो गए और मसले से। और लेकिन इसके अंदर ICC अपने जगह अड़ा रहा है, लेकिन जो बिग बैश लीग है BBL जो है उसके अंदर उनको उन्होंने इजाज़त दे दी कि आप जिस मर्जी किस्म की चीज़ पहन के आना चाहें आप वो लगा के आ सकते हैं, क्योंकि बिग बैश जो है ना वो ऑस्ट्रेलियन लीग है ना। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया कि मुझे समझ नहीं आती कि ICC को क्या प्रॉब्लम है इसके डव लगाने से, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो लीग होगी मैं इजाजत देता हूं कि ये लगाए। सो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की हमें इस पे तारीफ करनी चाहिए। लेकिन हम इस तरफ आ जाते हैं कि अब क्रिकेट जो है उसको ICC का तो हमें नैरेटिव समझ आ गया, वो कहते हैं इसको गैर सियासी रखें। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि अगर ICC जो है वो खुद कौन सा गैर सियासी है। आप माजी में जितनी क्रिकेट खेली गई है, हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं उनसे लेके आज तक आ जाए तो सियासत तो बहुत बड़ा हिस्सा है क्रिकेट का। क्रिकेट के अंदर की सियासत की बात नहीं कर रहा, बल्कि मुल्कों के अंदर सियासत ही क्रिकेट के ऊपर भी होती है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में बहरहाल बहुत बड़ी स्पोर्ट है। और पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना, या तो वो कह जी कि ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये मैं ICC के तवज्जुह से पूरे मुल्क में कह रहा हूँ कि ICC ये स्टांस रखती है, वो तो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कह रहा है शख्स के जी मेरा ये बिलीफ है, मैं एक साइड मैंने चूज़ कर ली है और मैं उसको सपोर्ट करता हूँ और मैं मजम्मत करता हूँ जो दूसरी साइड है उसकी, या जो भी बात है। सो अगर ICC उनको मना कर रहा है तो और बिग बैश अलाउ कर रहा है तो इसका मतलब है कि दुनिया जो है या तो आगे बढ़े या फिर ये रिग्रेसिव स्टेप्स जो है जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसको इन्फ्रिंज किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। करना है तो वो कर सकते हैं इसको टू गो अगेंस्ट द ICC, मगर कि मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो उनके बोर्ड को फाइन कर देंगे। बिल्कुल, लेकिन इस पे भी हम एक दिन बात करेंगे कि जो क्या इफेक्टिव एडवोकेसी क्या होगी अगर आपने पैलेस्टाइन के लिए कुछ करना भी है, तो क्या इस तरह आप एक झंडा लगाने से आप कितना का आप उनको हेल्प कर रहे हैं। दिस इज आल्सो समथिंग दैट वी शुड टॉक अबाउट। उसमें ये है ना कि देखें, जब लोग ये देखते हैं ना कि एक इतना बड़ा स्पोर्ट्समैन या कोई भी इन्फ्लुएंसर या कोई वो किसी चीज़ के बारे में वोकल हो रहा है, तो जाहिर है उनको भी लगता है कि अच्छा ये एक ऐसी चीज़ है जो हम कर सकते हैं। आप देखें ना कि पैलेस्टाइन और इसराइल इशू में जो सबसे ज़्यादा ख़तरा क्या होता है, मतलब हम जैसे लोगों को क्या लगता है कि यार हम इस पे बात करेंगे कहीं वीज़े ही ना रुक जाएं, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, और फिर हम देखते हैं कि अच्छा एक बंदा जो कि मतलब नज़र आ रहा है हमें तमाम TV चैनल्स पे वो ये कर रहा है, तो थोड़ी सी हिम्मत मिलती है। सो और अगेन दुनिया की मेरा ये ख्याल है किसी भी चीज़ को आप सियासत से पाक नहीं कर सकते, सियासत आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। और देखिए उन्होंने कौन सा कोई सियासी बयान था, वो तो कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन बयान था इनका, और वो तो पीस कह रहे हैं ना, तो पीस ह्यूमैनिटेरियन है तो सही, लेकिन आप एक हद तक उसको सियासी भी कह सकते हैं, बिकॉज द वर्ल्ड इज डिवाइडेड राइट नाउ। इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। इस तरह की स्टेटमेंट आप पब्लिकली अपनी अफिलिएशन तो नहीं, अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं, तो वो एक बाकी मुल्कों के अगेंस्ट जाता है। सो इट्स अ बिट सेंसिटिव। मतलब अगर आप सिर्फ और सिर्फ सीज फायर की बात करें, आप ये ना कहें कि ठीक कौन है गलत कौन है, ना तारीखी तौर पे ना करंटली, आप सिर्फ अगर सीज फायर की बात करें तो फिर तो आप पार्टिजन नहीं हो रहे, फिर तो आप कह रहे हो कि यार बस बैठ के बात कर लेंगे कौन ठीक गलत है, फायरिंग बंद कर दो, बस फायरिंग बंद कर दो। तो इतना तो कह ही सकते हैं। और डव क्या है, डव इज एन एम्बलम ऑफ पीस। एग्जैक्टली।
बिल्कुल, ये तो अब हम लोग यहाँ पे शो अपना ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बोलो जनाब की तरफ से टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।